फिर दूसरा आपने एक चीज़ नोट की होगी, फ्रांस का प्रेसिडेंट चाइना पहुंचा है। आए वो गया है पाइन साढ़े मसले हल करो। अब वो मसला क्या है, चाइना के दरबार पे हाजिरी लगाई है मैक्रोन चाइना के दरबार पे हाजिरी इसलिए लगाई है कि डी डॉलराइजेशन होगी तो हमारा क्या फ्यूचर है आपके साथ। अच्छा, उसकी वजह क्या है, हमें ये बताया गया है कि वो रशिया यूक्रेन जंग के लिए गया है। बात की होगी, डेफिनेटली बात की होगी, लेकिन आपको रिसेंटली आफ्टर 2008 चाइना ने अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। हम लोगों को चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है अफ्रीका का, और अमरीकियों ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा भांप रहे हैं कि अफ्रीका चला गया हमारे हाथ से, यानी अफ्रीका। और अफ्रीका बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आपकी मेजर बैटरी की जो कमोडिटीज़ है ना, जिसमें कोबाल्ट आ जाता है, कोबाल्ट बहुत ज़रूरी मेटल है फॉर मेकिंग लिथियम आयन बैटरीज। उसके लार्जेस्ट डिपॉजिट्स जो हैं वो अफ्रीका के अंदर है। लिथियम भी है, ठीक है, सोडियम भी बहुत ज़्यादा, भी एक लिथियम के अलावा सोडियम को भी इस वक्त किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है टू मेक बैटरीज। लेकिन फ्रांस को ख़तरा क्या है, फ्रांस को ख़तरा उसकी जो 14 फॉर्मर कॉलोनीज थी अफ्रीका के अंदर, वेस्ट साइड ऑफ द अफ्रीका, जो कि आज भी कॉलोनियल फ्रैंक इस्तेमाल करती हैं, CFA। और हाल ये है कि सिंस 1945 उन मुल्कों को अपनी करेंसी, अपने रुपया छापने की इजाज़त नहीं दी गई। यानी देखा जाए तो अंग्रेज़ फिर भी बेहतर थे इस मामले में कि हमें अपना रुपया तो छापने दिया उन्होंने। बाकी बेशक ठीक है, लोकल वाइसराइज तो उन्होंने लगा दिए हैं, लेकिन रुपया तो मैं छापने दिया। लोकल पिट्ठू लगे हुए हैं जिनको अपने गोरे आका बड़े याद आते हैं, नकल करते रहते हैं। लेकिन मसला ये नकल शर्म आती नहीं, हमारी गलियों से निकलते हैं और वो उनकी नकल करनी है जाते हैं। और ये बात है कि कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। वो मुसीबत ये नकल हो जाती है, अकल नहीं है। नकल करने का शौक है अकल के बगैर। तो वो फिर जो हुआ है वो हमारे सामने है। वो फिर कबाड़ा निकलना ही था। कबाड़ा निकल गया निकल गया मुल्क का। ये तो अभी मुल्क जिस तरह चल रहा है वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो हम कभी बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब जो 14 जो आपकी टेरिटरीज हैं फ्रांस की, कॉलोनीज, फॉर्मर कॉलोनीज अफ्रीका में, उसके अंदर चाइना की इकनॉमिक जो है ना माइट, बिल्कुल नज़र आ रही है। फ्रांस बहुत परेशान है क्योंकि फ्रांस कैन नॉट लूज़ दोज कॉलोनीज़, क्योंकि व्हाट यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि उसका फ्रेंच इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अभी फ्रेंच इकोनॉमी है वन ऑफ द टॉप 10 इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो 14 फॉर्मर कॉलोनीज़ हैं, जिसमें सेनेगल, मोरिटानिया वगैरह, माली वगैरह ये मुल्क हैं, मेजॉरिटी मुस्लिम मुल्क हैं ये मुल्क अपना 50% फॉरेन रिजर्व जो है ना वो डिपॉजिट करते हैं फ्रेंच सेंट्रल बैंक। आप अंदाज़ा लगाएं व्हाट विल हैपन इफ दे स्टॉप डूइंग दिस, व्हाट विल हैपन। फ्रांस का तो आधा गया। फ्रांस टॉप 10 में से आई थिंक इट्स द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बिल्कुल। जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स है ना 26वीं 26th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। 6 से 26वीं, 6 से सीधी 26वीं। इन्फ्लुएंस खत्म हो गया ना दुनिया में, इन्फ्लुएंस खत्म हो गया दुनिया में। हाँ, फ्रेंच कल्चर वगैरह रह गया। हाँ वो नहीं वो तो वो चीज़ें रह गई, लेकिन पावर तो अलग चीज़ है, हार्ड पावर चली गई। थाईलैंड का भी है ना, वो तो बांग्लादेश का भी होगा, बांग्लादेश का, वो तो आपके श्रीलंका, वो मालदीव का भी बहुत है, मालदीव का भी बहुत है सॉफ्ट पावर, इतना सा है मालदीव। लेकिन मसला ये है कि वो जो फिर डिप्लोमेटिक पावर है, जो हार्ड पावर है, ख़त्म हो गई है। तो फ्रांस इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए चीन के पास पहुंचा है कि जनाब हमारी द न्यू रियलिटी, काइंड ऑफ शेप द न्यू रियलिटी। यानी फ्रांस, क्योंकि अगर तो आप इतना बड़ा फॉल लेंगे ना, इतना बड़ा फॉल जो फ्रांस को मिल सकता है, पोटेंशियल फॉल, वो फॉल तो आएगा, लेकिन जो उससे सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट फ्रांस में आएगा। जो अभी आप देख लें, अभी उसकी झलकियाँ शुरू हो गई। अभी झलकियाँ आप देख लें, 2019 में येलो वेस्ट हुई, मुजाहिरे हुए, 4-5 साल से वहाँ पे तजाज। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक इतना बड़ा पोटेंशियल यानी फाइनेंशियल कोलैप्स अगर हो गया फ्रांस के साथ, कि चाइना ने, क्योंकि चाइना ने अपने पर फैलाने हैं, तो चाइना ने उन इकोनॉमीज़ को अपनी तरफ ज़्यादा घसीटना है। चाइना ने कहना है कि भाई तुम डॉलर को मारो गोली, मेरे साथ युआन में ट्रेड करो। सूडान तो नहीं है ना फ्रांस की कॉलोनी? सूडान बरतानिया की थी
थी। सूडान बरतानिया की थी, क्लाइंट यानी कॉलोनी नहीं थी, क्लाइंट स्टेट थी, यानी वाइसरॉय नहीं था सूडान के अंदर। तो जो क्वेश्चन फ्रांस लेकर गया कि सर अगर आपने शी जिनपिंग के पास कि सर अगर आपने उनके साथ युआन में ट्रेड शुरू कर दी तो हमारे साथ क्या होगा फिर? हमारे साथ क्या होगा? तो दैट वाज देयर। यूक्रेन रशिया की वॉर आई थिंक यूरोपियंस की ना बस हो गई है, बस हो गई है वो, क्योंकि अभी यार CIA की लीक्स आई हैं, पता लग गया कि भाई करप्शन, नेक्स्ट लेवल करप्शन हो रही है। ठीक है, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि यूक्रेन इज़ नॉट फेमस फॉर द राइट रीजंस। जब 1992 के अंदर सोवियत यूनियन गिरा है तो यूक्रेन वाहिद मुल्क था जिसमें से सबसे ज़्यादा असलहा स्मगल हुआ था। $32 अरब का उस दौर में असलहा स्मगल हुआ था, जो कि ये सारी की सारी आपकी गई हैं अफ्रीका में। जो आपकी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बोको हराम जैसी फोर्सेस हैं, दहशतगर्द यानी या दहशतगर्द तंजीमें भी अपने कह सकते हैं, या उन्हें कहते हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर अफ़गानिस्तान में भी गया, पाकिस्तान में भी ये माल आया, यानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में ये गया सारा का सारा असलहा। साउथ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा गया ये असलहा, एंड नाउ इट्स हैपनिंग अगेन। ठीक है कि वो वेपन्स भेजी जा रहे हैं, लेकिन टर्न्स आउट के वो उधर से जो इंडिविजुअल्स हैं, वेरी पावरफुल यूक्रेनियन इंडिविजुअल्स, वो बेच रहे हैं। तो इवेंचुअली अब जो होने वाला है ना इन फ्यूचर, एक बड़ा स्लो डिमाइज होगा अमेरिका का। स्लो डिमाइज इसलिए होगा क्योंकि जो अमेरिका ने काम किया ना अपनी करेंसी प्रिंटिंग का, जिसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया ने फेस किया है। जब दुनिया अपने आप को शील्ड करेगी, क्योंकि दुनिया ने इवेंचुअली अपने आप को शील्ड करना है। हाँ, एक होता है ना डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म आपने लगाना है। तो ये एग्जैक्टली सेम थिंग था जो रोमन एम्पायर के साथ हुआ था। रोमन एम्पायर को भी डेकेड्स लगे थे। रोमन एम्पायर का भी जो डाउनफॉल का जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न था वो था इकोनॉमिक कोलैप्स था। इकोनॉमिक कोलैप्स यही था कि आपने जंगें रोमन एम्पायर ने बहुत ज़्यादा लड़नी शुरू कर दी थी। प्रॉब्लम उसका क्या हुआ था रोमन एम्पायर का, कि इट वाज द रोमन एम्पायर दैट बेसिकली इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी मफ्तूहा इलाके हुआ करते थे, फतह किए जाते थे इलाके, वो फ़ौजियों को लैंड अलॉटमेंट होती थी। ठीक है ना, जैसा पाकिस्तान में भी होती है, इलाके फ़तह नहीं होते लेकिन लैंड अलॉटमेंट हो जाती है। वहाँ पर फ़तह इलाकों पे फ़ौजियों को लैंड। व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इज दे केप्ट ऑन फाइटिंग वॉर्स बट दे वर कॉन्करिंग मोर लैंड। बट आपने फ़ौजियों को अब तनख्वाहें पे करनी है। अगर आप ज़मीन नहीं दे सकते तो कुछ तो देना ना आपने। उन्होंने क्या किया कि दे डिड, उसे हम लोग कहते हैं कॉइन डिबेसमेंट। जिस तरह हम कहते हैं ना करेंसी डिवेल्यूएशन, उसे कहते हैं कॉइन डिबेसमेंट। उस कॉइन डिबेसमेंट की वजह से इट टुक रफली 70 years फॉर द रोमन एम्पायर टू इवेंचुअली कोलैप्स, डिसिपेट इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, हाँ, वो तुर्की वाली साइड पे वो इंटैक्ट रही, वेस्टर्न वाली साइड पे वो कोलैप्स हो गई। लेकिन दैट वाज द ओल्ड टाइम्स के जहाँ पे कहते हैं ना कि वक्त बहुत तेज़ नहीं था, वक्त बहुत ही स्लो था। अब वक्त बहुत तेज़ी से बदलता है। ऐसे ही है, तो अब तेज़ी से बदलता है। अब वो जो काम दहाइयों में होते थे अब सालों में होते हैं। ठीक है, तो अब इवेंचुअली जो है अमेरिका के जो पर फैले हुए थे, जो इसका जो मुझे जो एक बहुत ज़्यादा जो एक खदशा है ना कि अमेरिका अपनी फुल मिलिट्री माइट को यूज़ ना कर ले, यानी डेस्परेट मेजर्स पे ना आ जाए। 35,000 सोल्जर्स इन जर्मनी उधर चने खाने नहीं बैठे हुए।